फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम फैक्ट्री फीचर फिल्म के डायरेक्टर, जिन्होंने अब तक 20 फीचर फिल्म तेलुगु भाषा में लिखी है और साथ ही इन्होंने राम गोपाल वर्मा जी के साथ भी काम किया है। और हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम फैक्ट्री फीचर फिल्म के प्रोड्यूसर, जिनका रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का बैकग्राउंड है और एज अ प्रोड्यूसर ये इनकी पहली फिल्म है। प्लीज वेलकम डायरेक्टर के विनोद जी एंड प्रोड्यूसर मुनाफ बलोच। थैंक यू सो मच। मेरा पहला सवाल मुनाफ सर आपसे है, रियल एस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन बिजनेस से फिल्म बिजनेस में आने का आइडिया कहाँ से मिला और के सर से आपकी पहली मुलाकात कब, कहाँ और कैसे हुई? बेसिकली मैं रियल एस्टेट और मेरा कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस है। मेरे फोर फादर का बिज़नेस जो है स्टोन क्वारी का है। फिल्मों का बचपन से ही शौक़ है क्योंकि मेरे नाना फिल्म इंडस्ट्री में है, मेरे मामा भी फिल्म इंडस्ट्री में एज ए फाइटर एज ए चेज़र है, तो उनके साथ बचपन में मैं फ़िल्म की शूटिंग देखने जाया करता था और वहीं से मेरा शौक़ बढ़ गया और फिल्म की शूटिंग देखते देखते मेरे मन में एक सोच लिया कि एक दिन कभी हिंदी फिल्म बनाऊंगा। और बस वही शौक़ मन में रखते हुए कि जैसे जैसे मौका मिला मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाने शुरू किए सोशल कॉजेज़ के ऊपर। मैंने काफ़ी सारे शॉर्ट फिल्म्स बनाए सोशल कॉज के ऊपर, फिर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई 1 आवर की हज के ऊपर। तो फिर एक मन में था ही कि एक दिन हिंदी फिल्म तो बनाना ही है। तो बस वो चाहत को देखते ऊपर वाला ने एक दिन मेरी सुन ली और मेरी मुलाकात के विनोद जी सर से हो गई। तो और हमारी मुलाकात की कहानी भी कुछ अजीब ही है। एक दिन यूं ही ये अब मेरे और इनके कॉमन फ्रेंड है, उनके थ्रू ये विरार आए जहाँ मैं रहता हूँ और यूं ही कैजुअल एक मुलाकात थी। उन्होंने मुझसे मिलाने के लिए इनको मेरे घर ले आए और हम लोग बस एज ए फ्रेंड हमारी दोस्ती हो गई और बस यूं ही चाय और सैंडविच, ग्रिल सैंडविच एंड कॉफ़ी। तो उस दिन कोई चर्चा नहीं हुई फिल्म को लेकर, कोई चर्चा नहीं हुई। बस ये हैदराबाद से थे, इनके साथ इनके और एक फ्रेंड थे, बस हमारी मुलाकात हो गई और एज ए पर्सन मुझे बहुत अच्छे लगे। इनका नेचर मुझे अच्छा लगा क्योंकि ये जब ये वहाँ से आए हैदराबाद से तो ये बहुत साफ़ उर्दू बोल रहे थे और मुझे एक ऐसा नहीं था कि हैदराबाद से ये उर्दू। फिर उन्होंने बताया कि मैं लेक्चरर रह चुका हूँ, एज ए बैंक में एम्प्लॉय भी थे और एज ए राइटर इन्होंने काफ़ी 18 फिल्म्स तेलुगु में की थी, तो इनकी उर्दू मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो बस यूँ ही फिर हमारी दोस्ती एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर में बदल गई। सर, आप हमारी ऑडियंस को अपने फिल्म के सब्जेक्ट के बारे में बताएं। एक क्राइम बेस्ड स्टोरी बनाने का आइडिया कहाँ से आया? देखिए, सब्जेक्ट का ऐसा है कि आप जब भी कोई फिल्म शुरू करते हैं, कोई कहानी मतलब आप लिखते हैं या स्क्रीन प्ले जब भी आप डिसाइड करते हैं, तो मूल जो होता है ना उसका, वो होता है वो उसका कहीं ना कहीं से मतलब उसका सृजन जो होता है वो कहीं ना कहीं से कोई एक थॉट को लेकर होता है या कोई इंसिडेंट जो आप देखते हैं उसको लेकर के होता है। यानी तो कुछ आपने कोई कहानी, कोई नॉवेल पढ़ लिया या कोई फिल्म देख ली या कोई न्यूज़ आइटम देख लिया आपने या किसी कैरेक्टर को देख लिया आपने रोड पर, तो वहाँ से एक थॉट प्रोसेस शुरू होता है। तो इस फिल्म का भी कुछ ऐसा ही था कि मैं एक तेलुगु की फिल्म कर रहा था, तो मैं बेसिकली डायलॉग्स लिखता हूँ। तो डायलॉग लिखते लिखते जो है एक डायलॉग आ गया कि जिसका सार ये था कि जब आपके पास खोने को कुछ नहीं होता तो आप सेल्फलेस होते हैं, लेकिन आपके पास जब खोने को कुछ है तो आप स्वार्थी हो जाते हो। फिर ये दिमाग में जो है एकदम घर कर गया था और फिर मैंने चलते चलते मतलब ये थॉट और मतलब इसको और जैसे मतलब बोलते हैं ना कि मतलब इट स्टार्टेड ग्रोइंग इन माय माइंड। तो फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिसके वजह से इंसान जो है स्वार्थी होता है, बन जाता है। निस्वार्थ से स्वार्थ की जो यात्रा होती है ना इंसान की, तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो इंसान को स्वार्थी बना देता है या सेल्फिश बना देता है। तो फिर वही पुरानी बात जो है जर जोरू ज़मीन वाली जो बात है वो है ही, वो मतलब सदियों पहले से वही चला आ रहा था, आज भी मतलब वही चला आ रहा है और मेरे ख्याल से सदियों बाद भी मतलब वही चलता रहेगा। तो इस थॉट को लेकर के एक ऐसी कहानी मतलब मेरे दिमाग में फॉर्म करने लगी कि मान लो इंसान के पास जब कुछ नहीं होता तो वो अपनी जान तक देने को तैयार होता है, लेकिन जब उसके पास खोने को कुछ हो जाता है, मतलब ये तो जर जोरू ज़मीन, ये तीनों चीज़ें जब आ जाती हैं तो वही इंसान जान लेने को तैयार हो जाता है। तो मैंने 5 कैरेक्टर लिए जो स्लम्स में, झोपड़पट्टी में अबैंडन्ड जो होते हैं, जिनको मतलब छोड़ दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, ऐसे 5 बच्चों को उठाया मैंने, बच्चों के किरदारों को उठाया
जिनके पास देखो अब उनके पास सब कुछ है ही नहीं उनके पास, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ते गए और जिस बस्ती में, जिस झोपड़पट्टी में मतलब ये पल रहे थे, उस झोपड़पट्टी का नाम जो है क्राइम फैक्ट्री है, क्योंकि वहाँ से इतने क्रिमिनल्स निकलते थे। तो किसी जर्नलिस्ट ने ऐसे नाम लगा दिया, क्राइम फैक्ट्री है ये। तो वहाँ पले बड़े, जब भी धीरे 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 बड़े होने लगे तो ये जर जोरू जमीन, ये तीनों चीज़ें जो है इनके पास आने लगी। अब इसके बाद में इनके रिलेशंस कैसे स्पॉइल हो जाते हैं, दरारें कैसे बढ़ जाती हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग्स कैसी हो जाती हैं, और उसके चलते चलते जैसे जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे मतलब ये चीज़ें और इनके पास आती चली गई, तो रिश्तों में दरारें कैसे पड़ने लगी, जो सेल्फलेसनेस से उसके बाद में सेल्फिशनेस तक कैसे पहुंच गए ये लोग। ये स्टोरी की पूरी जो है उसके ऊपर है, इनके रिलेशनशिप के ऊपर है, इनके इमोशंस के ऊपर है, इनके क्या बोलते हैं, इनका जो बंधन है वो कैसे बिखरता है। तो ये किसी भी इंसान के लिए ले लो आप, आज आप मतलब घरों में लड़ाई देख लो, कहीं पे भी देख लो, खानदानों में लड़ाई को देख लो आप, वो राजा महाराजाओं के ज़माने से जो चला आ रहा है आज भी वही चला आ रहा है, जर जोरो जमीन, यही तीनों चीज़ें हैं बस। तो ये था बेसिकली थॉट प्रोसेस, ये था फिल्म का। फिल्म इंडस्ट्री में किसी प्रोड्यूसर को किसी आइडिया के ऊपर करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करना सबसे मुश्किल काम है। के सर ने क्राइम फैक्ट्री स्टोरी के लिए आपको कैसे कन्विंस किया? सच बताऊं तो के सर ने हमें कन्विंस ही नहीं किया। हम इनके होमवर्क जो इन्होंने इस फिल्म को बनाने में या उसकी तैयारी में जो अपने आप को एक प्रिपरेशन इन्होंने किया, और जब हमने इनसे समझा कि ये कितनी तरह इन्वॉल्व होगा इस फिल्म के अंदर, तो हमको दिख रही थी कि ये क्या चीज़ बाहर आने वाली है। तो एक्चुअली जब हमने फिल्म के बारे में हमारी डिस्कशन शुरू हुई तो तब भी हमारा कोई इरादा नहीं था इस फिल्म को प्रोड्यूस करने का। मेरे एक फ्रेंड है जो ईरान में रहते हैं, वहाँ के वो आर्टिस्ट भी है और प्रोड्यूसर भी है। तो उनको एक कंसेप्ट था कि मुझे इंडिया आकर इंडियन आर्टिस्ट के साथ एक अच्छी फिल्म बनानी है। तो मैंने उनके साथ ये आइडिया शेयर किया कि हमारे एक फ्रेंड है के बेनोजी सर, और उनके पास ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, तो हम लोग एक इंडो ईरानियन वेंचर में हम लोग काम करने का हमने इरादा किया। तो किसी कारण वो नहीं आ पाए, क्योंकि किस्मत में शायद मुझे एज ए प्रोड्यूसर इस फिल्म को बनाना था ऊपर वाले को, तो उनका नहीं आना हुआ। और एक दिन सडन मैं और मेरे एक पार्टनर जो मेरे साथ कंस्ट्रक्शन में है, संकेश्वर सिंह जी, हम गोवा गए थे किसी काम से। तो वहाँ पर हमारे एक रूम में हमारे साथ ही ट्रैवल कर रहे थे, वो भोजपुरी फिल्म के प्रोड्यूसर थे। तो जब हम खाना खाकर कमरे में हम जब ऐसी बातें शेयर कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, मतलब कैसा वो प्रोड्यूस किया, कैसे फिल्म उन्होंने बनाई। तो मेरे पार्टनर ने कहा कि अपने पास भी एक स्क्रिप्ट है जो के बेनोजी सर ने बताई थी, उसके बारे में कहाँ तक, क्या स्टेटस क्या है। तो मैंने कहा ऐसी बात है, वो ईरान से हमारी बातचीत चल रही है, बट कहीं अभी तक कुछ आगे बात बढ़ी नहीं। तो उन्होंने कहा कि क्यों नहीं ये फिल्म हम लोग ही प्रोड्यूस करते हैं। तो बोला क्यों नहीं, इससे अच्छी बात और हो ही नहीं सकती है। और वहीं से रात में अराउंड 11:30 को मैंने हमारे जैक भाई को फ़ोन किया कि जैक भाई क्राइम फैक्ट्री फिल्म हम बनाएंगे। और फिर हम जैसे बॉम्बे आए तो हमने हमारा जो बैनर था सारा फिल्म फैक्ट्री का, उसको रजिस्टर किया, और हम लोगों ने बैठ के फिर किस तरह आगे बढ़ना है हमारी डिस्कशन हुई, और वो सफ़र आज रिलीज़ तक पहुंच गया है। तो बस वही है, कन्विंस नहीं किया इन्होंने हमें, कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी एक्चुअली। और कन्विक्शन का ऐसा है कि नॉर्मली क्या होता है कि पहले जा करके आप स्टोरी सुनाओ और स्टोरी पसंद आए नहीं आए, इस बात की मतलब ये एक क्या है कि एक असमंजस की स्थिति में होते हैं ना आप। तो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। एक मिनट में आपको रोकता हूँ। इसमें ऐसा है कि नॉर्मली प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो रिश्ता होता है, एक प्रोड्यूसर के पास कोई स्क्रिप्ट लेके जाता है, पूरी स्टोरी सुनाता है, कास्टिंग क्या है वो सब बताता है, कौन टेक्नीशियंस, ये एक पूरा प्रोड्यूसर के सामने प्रेजेंट करना पड़ता है। बट ये केस में, हमारे केस में क्राइम फैक्ट्री बनाने में ना हमें यह पता था कि कौन कास्टिंग है, कास्टिंग किसको कर रहे हैं, टेक्नीशियंस कौन है, हमको कुछ नहीं पता था। इवन इन्होंने हमें पूरी स्टोरी भी नहीं सुनाई, मैंने स्टोरी तक नहीं सुना, इनको सिर्फ मतलब आइडिया कंसेप्ट, बताया एक आइडिया, था कि ये आइडिया है, एक ऐसे आइडिया करके बताया, और हमने इनको पूरा फ्री हैंड छोड़ दिया। टेक्निकली ये डायरेक्टर है, मैं प्रोड्यूसर हूँ, बट हम एज ए फ्रेंड
मैं फिल्म में वहाँ पर सेट पे मैं 7 दिन था शूटिंग के दौरान, बट वहाँ पर भी किसी आर्टिस्ट को ये नहीं पता था कि मैं एज ए प्रोड्यूसर हूँ। मेरा एक छोटा सा किरदार भी है फिल्म में, इन्हीं की बदौलत मुझे मिला है। तो कभी ऐसा मैंने बिहेव ही नहीं किया एज ए प्रोड्यूसर, मुझे लगा ही नहीं, क्योंकि मेरे ये फ्रेंड है और हमने इन पे पूरा ट्रस्ट, एक विश्वास था कि ये इनके अंदर जो है ना वो बाहर आना चाहिए, और बस हमने एक टाइप किया और इनको ग्रीन सिग्नल दे दिया। राम गोपाल वर्मा जी के साथ अपने एसोसिएशन के बारे में बताएं, आपने उनके साथ में कौन कौन सी फिल्में की हैं? रामू जी के साथ या बॉस के साथ जो है मैंने अभी तक 5 फिल्मों में मतलब काम किया है। 2014 से उनके साथ में मैं एसोसिएटेड हूँ। तो पहले हमने मतलब शुरुआत की थी एक तेलुगु फिल्म आइसक्रीम, हॉरर फिल्म थी। पार्ट 1 बनाया, वो जो बहुत मतलब लोगों को बहुत पसंद आई, तो फिर उसके पार्ट 2 बनाया, वो हो गया। फिर 2016 में फिर वो वापस मुंबई आ गए। मुंबई आए तो फिर उन्होंने एक हिंदी फिल्म का वो एक प्लान कर रहे थे। डायरेक्शन के लिए एक हैदराबाद का बंदा था, उसको लेके आए वो। तो उससे उन्होंने पूछा कि भाई राइटर किसको ले रहा है तू? तो उसने बोला कि जैक है ना, मेरे को जैक बोलते हैं नॉर्मली, मतलब जो मेरे दोस्त वगैरह हैं तो वो जैक बोलते हैं, या जैक और के। तो जैक, तो बोले हाँ हाँ जैक को ले आओ। तो वहाँ से फिर मुंबई आ गया फिर 2017 में जनवरी में कुछ। तो वो फिल्म हमने कंप्लीट कर दी, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, वो है। और फिर पिछले 1-1.5 साल से जो है लॉकडाउन का जो चल रहा है, तो इसमें और 2 फिल्में की उन्होंने, उसमें भी मैंने एज अ राइटर उनके लिए काम किया। तो कुल मिलाकर 5 फिल्मों में उनके लिए काम किया है एज अ राइटर। जैसा कि हम पोस्टर में देख रहे हैं, कई सारे अवार्ड के लोगो लगे हुए हैं। फेस्टिवल सर्किट में आपकी फिल्म को कैसा रिस्पांस मिला? रिस्पॉन्स का तो वही तो आप खुद बोल रहे हैं ना कि इतने सारे लोगो लगे हुए हैं। कुल मिला करके 15 लोगो हैं, 15 पत्ते जो हैं हमारे पास हमने जमा किए हैं। ऐसा है कि फिल्म बनाने के बाद हमको जो है इसका वैल्यू ऐड करना बहुत ज़रूरी था। अब वैल्यू ऐड के लिए, और हमें इस बात पे यकीन था कि फेस्टिवल सर्किट में ये फिल्म बहुत अच्छा करेगी करके हमको यकीन था इस बात का, क्योंकि फिल्म अच्छी बनी है, बहुत अच्छी बनी है, ये हम जानते थे। तो इसके लिए एक वैल्यू ऐड देने के लिए हमने फेस्टिवल सर्किट में भेजा। काफ़ी मतलब करीब 35 से 40 मेरे ख्याल से नेशनल और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में हमने भेजा फिल्म को, और उसमें 8 अवार्ड मिले हैं, जिसमें बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट एक्टर है, बेस्ट फीचर फिल्म है। ऐसे मतलब 8 अवार्ड मिले हैं और 7 ऑफिशियल नॉमिनेशंस भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर के जो है 15 लॉरेल्स हैं हमारे पास। रिस्पॉन्स तो बहुत ज़बरदस्त रहा। अगला सवाल मेरा आप दोनों से है। लिमिटेड बजट में एक अच्छी फिल्म तैयार करना एक डायरेक्टर और प्रोड्यूसर दोनों के लिए चैलेंज होता है। सर, इस फिल्म के शूटिंग के दौरान किस तरह के चैलेंजेस आए और आपने उसको कैसे फेस किया? जिन्होंने फिल्म बनाया तो वही बताएंगे कि इनको कितने चैलेंजेस फेस किए। चैलेंजेस का देखो ऐसा है ना कि आप कोई भी फिल्म बनाओ, चाहे वो मतलब लो बजट फिल्म हो या हाई बजट फिल्म हो, तो चैलेंजेस दैट यू फेस आर द सेम। लेकिन जहाँ तक मतलब लो बजट की बात है ना, तो वहाँ पे आपको एक छोटा कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है, जो है मतलब आर्टिस्ट, जो कास्टिंग जो आपकी होती है, वहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है, क्योंकि आप मतलब कोई स्टार को ले नहीं आ सकते। आपका जो बजट है वो काफ़ी लिमिटेड है। आप किस पे बैंक कर रहे हो? आप अपने स्क्रिप्ट पे बैंक कर रहे हो। आप अपने स्क्रिप्ट पे बैंक कर रहे हो, और स्क्रिप्ट पे जब बैंक कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसकी कास्टिंग अच्छी होनी चाहिए। स्टार को नहीं ला सकते आप, लेकिन कास्टिंग ज़बरदस्त होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली स्क्रिप्ट और कास्टिंग, ये 2 चीज़ें जो हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। किसी फिल्म के मतलब अच्छे और बुरे होने में अंतर सिर्फ मतलब ये 2 चीज़ें करती हैं। बाकी सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो एड ऑन्स हैं। मैं मानता हूँ कि मतलब वो एनहांस करती हैं फिल्म को, लेकिन बेसिकली स्क्रिप्ट आपकी जब अच्छी है और उसको निभाने वाला जो एक्टर है वो, क्योंकि एक्टर इज द ओनली पर्सन दैट द ऑडियंस रिलेट्स टू। अल्टीमेटली स्क्रीन पर जो दिखता है कि उसको, जो ऑडियंस है उसको फर्क नहीं पड़ता कि यार इसका डायरेक्टर कौन है, इसका राइटर कौन है, इसका म्यूजिक किसने दिया, इसका कैमरामैन कौन है, सेट डिजाइन किसने, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आर्टिस्ट जो वहां पर जो कैरेक्टर पोर्ट्रे कर रहा है उसके साथ ऑडियंस एम्पथाइज करता है। तो ये 2 चीजें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। स्क्रिप्ट तो हमारे पास थी जबरदस्त, हम मतलब वी वर वेरी कॉन्फिडेंट कि स्क्रिप्ट अपनी बहुत जबरदस्त है। आर्टिस्ट चाहिए। आर्टिस्ट के लिए मेरे पास तो, क्योंकि मैं मतलब खुद थिएटर बैकग्राउंड से आता हूँ, तो पृथ्वी थिएटर के कुछ दोस्त हैं मेरे, तो वहाँ जा कर के जो है मतलब ऑडिशंस ली हमने उनके साथ मिल कर के। तो
वहाँ पे मतलब हमने की ऑडिशन वगैरह किया और हमारी किस्मत अच्छी है कि इस पूरे फिल्म में जो वॉइस ओवर जो है विजय राज सर ने दिया है पूरा का पूरा, स्टार्टिंग से एंड तक। ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ मतलब इधर उधर बीच में, बिगिनिंग ऑफ द फिल्म जो मतलब जो आपकी फिल्म जो शुरू होती है तो फर्स्ट मिनट से लेकर के लास्ट 120th मिनट तक जो है विजय राज सर की मतलब आवाज़ चलती रहती है उसमें। इस फिल्म की रिलीजिंग को लेकर आपके क्या प्लान है और हमारी ऑडियंस को ये फिल्म देखने को कब मिलेगी? रिलीजिंग को लेकर ऐसा है कि अभी मे बी अगस्त के अंदर ये फिल्म बाहर आ जाएगी। मल्टीपल OTT प्लेटफॉर्म्स से हमारी बातचीत चल रही है, जैसे कि MX प्लेयर है, अमेज़ॉन है, ZEE5 एंड वोडाफोन, ZEE5 हंगामा हंगामा है। तो हम देख रहे हैं कि जहाँ भी हमें अच्छी डील मिले हम वहाँ पर मतलब ऑलमोस्ट हमारी बहुत ही हाई लेवल पर अभी बातचीत चल रही है और क्लिक मोस्टली होने ये जैसे महीने में ही हो हाँ, जाएगी, हो जाएगी। हो इसी महीने में अगस्त में जो है मतलब रिलीज हो जाएगी बहुत जल्द। हम चाहते हैं कि हमारी फिल्म को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले ताकि जो टैलेंट है, जो हमारे डायरेक्टर साहब का टैलेंट है, हमारे आर्टिस्टों का जो टैलेंट है, जो क्रिएटिविटी है, वो दर्शकों तक पहुँचे। इसके अंदर फिल्म के अंदर आपको ज़रूर एक क्रिएटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे कि सर ने बताया कि सर ने रामोजी के साथ काफ़ी साल बिताया, तो वो चीज़ आपको एक बाहर आती हुई नज़र आएगी। नहीं, चाहते तो हम भी थे कि थिएटर में रिलीज हो, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हैं कि थिएटर में आप रिलीज कर नहीं सकते, कोई तुक नहीं बनता है रिलीज करने का। तो OTT प्लेटफॉर्म्स आर द बेस्ट एवेन्यूज। केके सर एंड मुनाफ सर, आप दोनों का थैंक यू कि आप यहाँ आए और आपने अपना वक्त दिया। ऑडियंस को ये फिल्म ज़रूर पसंद आएगी। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। Thank you so much.